हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के जो एडुटेरिया के द्वारा सेट तैयार किया गया है उसके प्रैक्टिस सेट 11 को करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध जो है लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। और यह युद्ध, करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 24 फरवरी 1739 ईस्वी में। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था? तो यह लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो यह हो जाएगा सन्यासी विद्रोह में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। और यह जो सन्यासी विद्रोह है यह हुआ था आपका 1770 के दशक में। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो यह लिखने वाले थे पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए, प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो यह किया गया था 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी जमान शाह ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और रंजीत सिंह की अन्य उपाधि जान लेते हैं, उसे हम शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्यभक्त सभा की स्थापना की थी? तो यह किया था सर सैयद अहमद खान ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। और इसकी स्थापना जो है, भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में की थी। तो यह भी आप याद रखिएगा। सवाल है, इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। और इस कमीशन का जो मूल्य उद्देश्य था, भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाकर उसे छीनना था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 ईस्वी में किया गया था, उसी वक्त यह लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो यह थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वॉरेन हेस्टिंग्स के जो है अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा जो है 1788 से 95 के मध्य चलाया गया था। अगले सवाल को देख लेते हैं। आईएलओ के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व किया गया था एनएम जोशी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है आईएलओ का फुल फॉर्म, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और इस भारतीय ट्रेड यूनियन संगठन की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप डेट को भी ज़रूर याद रखा कीजिएगा। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया? तो इसका परीक्षा का जो आयोजन है सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और सिविल सेवा में परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? तो यह 4 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे तब भारत के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर
दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना की थी। तो यह आलोचना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व जो कि भारत आया था, भारतीय नेताओं से वार्ता करने के बाद 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया गया था और इसी प्रस्ताव को जो है तत्कालीन भारतीय जन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होने के कारण गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला सवाल है हमारा, किस मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? मनाया गया था 1939 ईस्वी को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में जो है कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने जो है त्यागपत्र दे दिया था और इसी के पश्चात जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह 1919 अमृतसर में किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो जब आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे आप पाएंगे जो इसका ऑप्शन डी है 1, 2, 4, 3, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके समय को। जो सिख राजगोपालाचारी योजना है यह 1944 में आया था। बेवल योजना 1945 को आया था। माउंटबेटन योजना 1946 को आया था और कैबिनेट मिशन 1947 में हुआ था। देन इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो यह फहराया गया था स्टुटगार्ट में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर और यह जगह जो है जर्मनी में अवस्थित है, यह भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो यह बनावली से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल, मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करने पर आ जाएगा आपका अंग, मगध, कौशल और मत्स्य। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो यह राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह जो है महाराज धीराज कहलाने वाले पहले राजा थे। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर पाएंगे सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, यह कथन गलत है क्योंकि हर्षवर्धन के काल में सती प्रथा जो है काफ़ी प्रचलित थी और इस समय जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मिलाते हैं। जो मेगास्थनीज थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। फेनस्वांग हर्षवर्धन के काल में आए थे और डायनोसियस जो है अशोक के कार्यकाल में आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष लाया गया था? तो यह लाया गया था 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? तो सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये जो आर्यभट्ट है फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी इनसे रिलेट करके क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो आर्यभट्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। गुप्त काल में जो है गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए ये एक अद्वितीय थे और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत लिखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो इस
कब हस्ताक्षर किया था भारत ने? तो यह हो जाएगा आपका 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में कौन सा है? तो भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर है यह अप्सरा है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। और यह स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी स्थापना जो है 1919 में की गई थी। यह भी डेट याद रखिएगा, 1919 में की गई थी। और वर्तमान में इसके कुल जो है 187 जो है सदस्य देश हैं। और सबसे जो मतलब नया सदस्य बना है 2016 में, वह सदस्य है टोंगा साम्राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि जो है के.आर. नारायण की है, जो है समाधि स्थल है, जो कि भारत के 90वें उपराष्ट्रपति तथा 10वें राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? तो यह है आपका परमवीर चक्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह 1947 से दिया जाने वाला जो है पुरस्कार है। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर से सीमा साझा करती है? तो किस समूह में जो है समुद्र अरब सागर से सीमा साझा करती है? कौन सी नदी हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो जब सही कारण चुनना है फ्रेंड्स, तो ऑप्शंस को देखने पर पाएंगे जो ऑप्शन 1 है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, यह कथन सही है। नेक्स्ट हो जाएगा, केंचुए खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिसमें ज़मीन हल्की हो जाती है। और चौथा हो जाएगा, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो इसका जो कूट सही हो जाएगा वो 1, 3, 4 हो जाएगा। तो देख लेते हैं 1, 3, 4 किस में है? ऑप्शन बी में है, तो बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है? तो यह हो जाएगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। अगला सवाल है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो यह प्रभावित करती है कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया गया? तो यह दिया गया आपका लक्षद्वीप को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो यह किया गया आपके उज्जैन में। और यह उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, यह भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स, इनमें से सभी होगा। टाइपिंग एरर के कारण ना कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इनमें से सभी जो कथन हो जाएंगे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेते हैं, यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई है। इसका पहला चरण जो है राजगीर में शुरू किया गया तथा दूसरा चरण नवादा में। इसके प्रत्येक लाभार्थी को पानी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा। तो तीनों ही जो कथन है आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है हमारा, ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला जो ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया यह मेघालय में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो है बेंगलुरु में नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिससे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को।
हमारा अगला सवाल है, टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो यह हो जाएंगे व्लादिमीर जेलेंस्की। काफ़ी चर्चे में रहे, जो आपका युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन के बीच जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, इसकी वजह से जो है ये काफ़ी चर्चे में रहे थे, और यह जो है यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो हो सकता है आपकी ये करंट का न्यूज़ बन सकता है इम्पॉर्टेंट। तो पर्सन ऑफ द ईयर बन गए हैं 2022 में व्लादिमीर जेलेंस्की, और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सी संरचना केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जो है पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, जीन क्या है? तो जीन जो है डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं डॉटर सेल का निर्माण होता है? तो यह होता है आपका माइटोसिस प्रोसेस से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का विचार प्रतिपादित किया था? तो यह किया था आपका जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीछे का भाग। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो भी पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो यह पीछे का भाग हो जाएगा। अगला सवाल है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा होता है? तो 5 से 6 लीटर हो पाया जाता है। अगला सवाल है, महिला सेक्स हार्मोन है? तो यह हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है? तो यह जलजन्य रोगों के लिए उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किस में बनी होती है, किससे बनी होती है? तो यह हो जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एसआई में मूल इकाई, एसआई प्रणाली में मूल इकाई फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न इकाई डिराइव्ड यूनिट के बीच क्या अंतर है? तो इसके बीच का अंतर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मूलर इकाइयाँ माप की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ मूलर इकाइयों के संयोजन हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है? तो चुंबकीय तरंगों का वेग हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? तो यह है आपका न्यूटन का पहला नियम, याद रखिएगा। अगला सवाल है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है ऑप्शन ए हो जाएगा, घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करती है। अगला सवाल है, किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध होगा? तो यह हो जाएगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव भी बढ़ता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो यह हो जाएगा आपका बैगनी रंग का, जो वेवलेंथ होता है काफ़ी कम होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनामिक्स का कौन सा नियम लागू होता है? तो इसमें जो है ऊष्मा गतिकी का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, आयोडीकृत लवण में रहता है? तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कण उदासीन प्रकृति का होता है? तो उदासीन प्रकृति का जो कण होता है केवल न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन जो
सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आप इसके क्रम को देखेंगे तो पहले पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील, फिर आपका सोडियम आ जाएगा, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो आप इस क्रम को भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो यह हो जाएगा आपका पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है रेडियो तत्व से बाहर निकले वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है। तो इसकी जो प्रकृति होती है ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम धातु का अयस्क है? तो यह हो जाएगा फ्लोरास्पर, ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो एसिटिक एसिड मौजूद होता है सिरके में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका नाइट्रोजन की जो मात्रा है सबसे अधिक होती है, जो कि 78%, वहीं ऑक्सीजन 21%। याद रखिएगा फ्रेंड, प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस बार बिहार में बहुत अच्छे अच्छे टीचर बनने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे लेवल की होगी, और आपको भी बिहार का एक, अब जो बीपीएससी पास करके आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको भी एक अलग सी गरिमा फील होगी कि एकदम अलग सा प्राउड फील करेंगे आपके बीपीएससी द्वारा हम टीचर बने हैं। क्योंकि बिहार में काफ़ी ही शिक्षा व्यवस्था जो है ख़राब चल रहा है, तो ऐसे में अब आपके ऊपर आ जाएगी जिम्मेदारी। तो फ्रेंड्स उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और इस बार जो है एक कम से कम जॉब आपको मिल ही जाए। तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान आपके अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसके तहत जो है राज्य सरकार संघ और राज्य सरकार के बीच कुछ राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से एक संवैधानिक निकाय माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था आपका 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो ऑप्शन जो केवल बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है? तो यह हो जाता है आपका अनुच्छेद का जो है 358 के अंतर्गत होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सर्वोच्च मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को बस प्राप्त है यह शक्ति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो यह है आपके राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो यह बुला सकते हैं आपके राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अनुच्छेद 108 के तहत जो है ये संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्राप्त है इन्हें। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य था? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन भाषा नहीं जोड़ी गई? तो जो भाषा नहीं जोड़ी गई थी यह हो जाएगा आपका नेपाली भाषा, ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्न में कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो यह थे पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है हमारा, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से जो है। अगला सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यह 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अगला सवाल है, बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है क्योंकि? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा
बिहार में मौजूदा और संभावित दोनों तरह के प्राकृतिक संसाधनों की कमी है और बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है। ये जो दोनों जो है बिहार की आबादी को जो है गरीबी रखने के लिए जो है काफ़ी योगदान देता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे और यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था यह 1956 से 61 तक था। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 1.97 लाख रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय MSE क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है? तो यह करता है MSME मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में जब एल नीनो का प्रभाव होता है तो निम्न में कौन सी घटना होती है? तो भारत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एल नीनो के कारण जो है सूखे की स्थिति आ जाती है और ला नीना जो है वह बाढ़ का कारण बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित राज्य और उस क्षेत्र से जुड़े जनजाति के मिलान असत्य हैं। तो कौन सा ऐसा असत्य कथन है आपको बताना है? तो जो टोड है यह केरल का जनजाति है, यह कथन जो है गलत है क्योंकि यह तमिलनाडु में पाई जाती है। यह जो है तमिलनाडु की जनजाति है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है? तो हरियाणा जो ऐसा राज्य है जहाँ पे जनजाति समुदाय नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत आने वाली सबसे पहला प्रजाति समूह कौन था? तो यह था आपका निग्रो जनजाति। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2021 के जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका भील, गोंड तथा संथाल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर और यह भारत में पाई जाने वाली जनजाति का जो है सही क्रम है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यह जो हो जाएगा आपका कुल तीन जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? तो यह 4 महानगर जो है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर हैं। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई क्या है? तो कुल लंबाई जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1,44,634 किलोमीटर। अगला है सवाल, निम्नलिखित में किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो यह उद्योग है आपका चाय उद्योग। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात हैं या थे? तो यह हो जाएंगे आपके जमशेद जे ईरानी। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई? तो 1974 में की गई थी। अगला सवाल है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो यह किया जाता है चेन्नई से। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है? तो कुल 7 देशों के साथ जो है यह अपना स्थलीय सीमा साझा करता है भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ये हो जाएंगे कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन सी हो जाएगा, थोरियम उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, ये रहे आज के हमारे कुल 100 सामान्य अध्ययन के सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक